हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे आप लोगों से कि वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाई, कोई थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से। उसके बाद जो है आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो है थोड़ा यहाँ पर कट ऑफ की बात की जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा, आपने माइनस मार्किंग करने के बाद अपने नंबर भी जोड़ लिए होंगे, कितने आ रहे हैं लगभग। ठीक है, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ जैसे कि अब लोग निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से, फिर निकल कर कहते हैं 90 सही हो रहे हैं, घर आते आते कह रहे हैं 80 सही होता है, फिर जब आंसर की आती कहते हैं 60 है, इससे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इससे ज़्यादा ना तो कम है और ना ही ज़्यादा है। तो ये सब बातें होती रहती हैं जनरली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात करूँगा थोड़ा मोटी मोटा, क्योंकि कोई अनुमानता है। ठीक है, पेपर की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो पेपर का जो लेबल रहा वो आ रहा इजी टू मॉडरेट। पेपर आप लोगों ने दिया है, पेपर मैंने भी देखा है। पेपर जो है कल अपलोड कर दिया गया था शाम को ही वेबसाइट पर UPSSC की। और तो लेबल जो रहा वह इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ना तो ज़्यादा कठिन था और ना ही ज़्यादा इजी रहा। दोस्तों मैंने पोल भी करवाया था, तो मैक्सिमम जो रहा वो रहा ना तो ज़्यादा कठिन और ना ही ज़्यादा जो है वो सरल रहा है, तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अब कट ऑफ क्या जाने वाली है यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखेंगे। अब PD का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, इसका जो स्कोर बताया जा रहा है कि अर्हता क्या होगी, इसका जो वैलिडेशन होगा यानी टाइम पीरियड क्या होगा, तो 1 वर्ष तक जो है यह मान्य रहेगा। कब से? जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा PT का, उसकी डेट से लेकर के, ठीक है, परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 साल तक मान्य होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 साल तक मान्य रहेगा। अब यहाँ नोटिफिकेशन में देखेंगे तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो PT का एग्ज़ाम हुआ है, इसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त जो पद होंगे, अधियाचन होंगे, उनके लिए जो है ये योग्य उनको समझा जाएगा। ठीक है, तो PT का जो एग्ज़ाम दिए हैं UPSSC के माध्यम से जो वैकेंसियाँ आएंगी वही लोग जो है इसमें काबिल होंगे। अब इसमें पास हुआ होने वाले क्या होंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा बताया गया है कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वह डिपेंड करेगा आने वाली वैकेंसियों पर। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PT की परीक्षा के बाद विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार की संगत की अधियाचन या सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके समक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने PT का एग्ज़ाम दिया है उनको जो है वो उनके द्वारा आवेदन करवाया जाएगा जो अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं। इनमें से PT के स्कोर के आधार पर, PT के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा या जो कौशल परीक्षा आदि होंगी उनका जो है आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि परीक्षा जो है वो 1 से अधिक पालियों में हुई है, 2 पालियों में हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन सेवर होगा। ठीक है, और जैसे कि पेपर का जो लेवल रहा वह पहले शिफ्ट का जो लेवल रहा वह दूसरे से थोड़ा अप रहा है, तो पहले टाइम में जो है वो रहा जो कठिन रहा थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है फ़ायदा देखेंगे तो किसको होगा, जिसका जो है शिफ्ट टफ रहा थोड़ा। ठीक है, अब ये लोग नंबर थोड़ा बढ़ाते भी है घटाते भी हैं, तो वो इनका अपना अंतिम निर्णय होगा, जो भी होगा वह आयोग का अंतिम निर्णय होगा। किसके संबंध में? नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। अब नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है, मान लो किसी की फर्स्ट शिफ्ट में 60 आ रहे हैं तो उसके 62-63 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सही। और मान लो अगर वो कम करते हैं, किसी के 70 आ रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, तो उसके कर देंगे ये लोग। अगर इधर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो थोड़ा कम भी करते हैं, और इधर अगर ये लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इधर थोड़ा क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, इस तरह करेंगे। ठीक है, अब मान लो किसी की शिफ्ट में 60 नंबर है, सेकंड शिफ्ट में किसी की 70 नंबर है, अगर इसी लेवल को ये लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो 62 कर देते हैं। ठीक है, 62-63 जैसा होगा, इन लोगों का अपना फंडामेंटल होता है,
ठीक है। तो ये अपने हिसाब से नॉर्मलाइज जो है वो करते हैं, लेकिन मान के चलिए ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, तो जो पहले शिफ्ट में उनको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें रही हैं। अब जो अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं आयोग के द्वारा, वह एक साल में मान के चलिए 30,000 वैकेंसियाँ हैं। कितनी? 30,000 वैकेंसियाँ। अब उन 30,000 के लिए ये कितना अपना कट ऑफ तय करते हैं, कितने लोगों को सेलेक्ट करते हैं पीटी में, ये आने वाले समय में बताएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं उनको निर्धारित किया जाएगा पीटी से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो अपकमिंग वैकेंसी आपकी लेखपाल की है दोस्तों, 60,000 समथिंग, 7,800 समथिंग है, ठीक है। तो मान के चलिए 8,000 वैकेंसियाँ हैं। अगर ये 15 गुना बुलाते हैं लोगों को, तो 15×8 120, 1,20,000 लोगों को ये बुलाएंगे, मेंस के लिए आवेदन करवाएंगे, जो पीटी से निकले हुए होंगे बच्चे। तो शॉर्ट लिस्ट कहाँ से करेंगे? पीटी से ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब पीटी का जो रिज़ल्ट आएगा, जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मेरे हिसाब से जो बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं, वह इन लोगों का अपना समीकरण होगा कि एक साल में इनके पास कितनी वैकेंसियाँ होंगी आने वाली। अब कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो लगभग जो है 30,000 वैकेंसियाँ हैं। अब उन 30,000 वैकेंसी के लिए कितने लोगों को क्वालिफाई करते हैं, वो डिपेंड करेगा इन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 30,000 है, और 30,000 का अगर ये लोग 10-15 गुना भी बुलाते हैं, तो 4-5 लाख लोगों को तो बुलाएंगे ही ये, ठीक है। तो उन 17 लाख में से 4 लाख लोगों को कम से कम ये लोग क्वालिफाई करवाएंगे। अब उन 4 लाख में जो क्वालिफाई होंगे, वो आने वाली वैकेंसियों में, अगर लेखपाल की अगर बात की जाए, तो लेखपाल में मात्र जो है 8,000 वैकेंसी है, तो 15×8 120, 1,20,000 लोगों को ही ये लोग सेलेक्ट करेंगे, आवेदन करवाएंगे। अब ये लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जिनका मैक्सिमम स्कोर होगा उनको पहली कॉलिंग होगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पीटी के जो नंबर होंगे उन पर, ठीक है। उन्हीं की स्कोर पे जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जिनके स्कोर हैं, यहाँ पर कट ऑफ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कट ऑफ जो जाने वाला है वो तैयार रहें, आने वाली वैकेंसी लेखपाल के लिए बिल्कुल अच्छे से लग जाएं। उनका जो कट ऑफ रहने वाला, अगर मैं जनरल की बात करूं, तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 60 और 65 के बीच में। ओबीसी की अगर बात की जाए, तो ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो लगभग जो है मान के चलिए कि 58 to 60, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है थोड़ा लगभग मान के चलिए इतनी ही रहेगी, ठीक है। अगर एससी एसटी की अगर बात की जाए, तो एससी की आप 55 और 60 के बीच में, और ईएसटी की अगर बात करें तो 50 और 55 के बीच में। ये इतने अगर आपके बन रहे हैं दोस्तों, तो आप अच्छे से तैयारी कर दीजिए शुरू। लेखपाल के लिए बिल्कुल युद्ध जो है अब रण होगा, ठीक है। उस तरह आपका टारगेट होना चाहिए लेखपाल की वैकेंसी के लिए, जो 8,000 आने वाली है। तो अगर इतने स्कोर आपके बन रहे हैं, तो आप जी जान से लग जाइए, यही होने वाला है आने वाले समय में, यह अनुमानता है, ठीक है। तो अगर आपकी स्कोर बन रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर जो 60 बताया जा रहा है, यह जो स्कोर है, यह स्कोर है बिल्कुल सही, यानी आफ्टर जो है वो निगेटिव। अब जैसे कि जिन लोगों ने 70 अगर सही किए हैं, और अटेम्प्ट मान लो उन्होंने किए हैं 85 अटेम्प्ट मान लो कर लिए हैं किन्हीं ने। अब इन 85 अटेम्प्ट मान लो उनके 15 गलत हो गए हैं और 70 सही हो रहे हैं, तो यहाँ पर सही कितने क्वेश्चन बनेंगे? यहाँ पर जो सही बनेंगे, एक तो 15 इन्होंने नेगेटिव कर दिया, अब 15 का 1/4 जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। भाई 85 से जो है 15 माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा। अब इन 70 में जो माइनस की हो, इसका माइनस नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा आपका।
तो 15 का 1/4 करोगे कितना आएगा, 4 चौक 16 मान लो लगभग जो है वो 4 क्वेश्चन जो है कट जाएंगे। तो आपके घट करके वो 66 क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात की जा रही है कट ऑफ की, ठीक है। तो दोस्तों मोटी मोटा आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कितना क्या जाने वाला है, क्या रहने वाला है। अगर आपके स्कोर बन रहे हैं अच्छे, इतने हैं, तो इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, आप पास हो जाएंगे। पीईटी ही है, और पीईटी का पेपर का लेवल भी आपने देखा किस तरह पेपर हुआ है, पहली बार पेपर हुआ है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में कैसे होंगे पेपर। अब मेंस का जो पेपर होने वाला है वो मान के चलिए वो जो है आपके लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा, क्योंकि आने वाली वैकेंसी के लिए जो खिलाड़ी होंगे वो अच्छे खासे खिलाड़ी होंगे, ठीक है। तो तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, वही लोग जो है टॉप में आएंगे, तो उन्हीं लोगों से मुकाबला होने वाला है। अब तो ये था कि 10वीं में फॉर्म भर दिए, चलो देखाते हैं पेपर कैसे होगा, तो ये 17 लाख ऐसे पहुँचे थे, ठीक है। तो इस तरह कैंडिडेट रहे हैं, 4-5 ही लाख सीरियस कैंडिडेट होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में आपके। तो उन्हीं लोगों से मुकाबला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो अच्छे से जो है आप लोग लेखपाल की तैयारी के लिए अच्छे से लग जाइए, ठीक है, अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी दोनों शिफ्टों में, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर दोनों की दोनों शिफ्ट का सीरीज एक यहाँ पर लिया गया है प्रश्नों को, ठीक है। बाकी प्रश्न सभी सेम होते हैं, बस प्रश्न की संख्या और विकल्प थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी प्रश्न संख्या वही रहे, प्रश्न जो है वो सेम पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी जो सीरीज है चाहे ABCDEFGH तक था शायद, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किए थे एग्ज़ाम से पहले, और पॉइंट टू द पॉइंट नोट को किस तरह पूछे गए हैं। तो आइए यहाँ पर प्रूफ के साथ देखेंगे कि 20 में से 16 से 17 क्वेश्चन जो है बिल्कुल घटना चक्र से हैं। आइए कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका कालानुक्रम यहाँ पर बताना था आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं शिवाजी के संबंधित था, जो कि सिलेबस में ही है आपकी। बंगाल के प्रथम गवर्नर, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता जो कि हमने पिक प्रोवाइड की थी, वहाँ पर भी आपको इसका मिल गया होगा ऑनलाइनर में। औरंगजेब से संबंधित था, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर किए होंगे तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिए होंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों पूछी गई थी, ठीक है। तो आइए यहाँ पर जो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला प्रश्न रहा दोस्तों वह रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और यह जो पोर्शन इधर का दिया हुआ है यह पेज नंबर 42 है, यानी टू द पॉइंट नोट वाली जो बुक है वहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सलूशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। जिन लोगों ने कवर किया होगा उन लोगों जो है आंसर दे दिए होंगे कि अध्यक्षता जो की गई थी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। प्रस्ताव यानी महात्मा गांधी और थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गया था। अब जैसे कि सबसे पहले जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, उसके बाद 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश का भी अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी जी के द्वारा जो है वो गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है वो अध्यक्षता करें, लेकिन जो है उसमें मतदान हुआ और सुभाष चंद्र बोस जो है वो पराजित कर दिए पट्टाभी सीतारामैया को। पराजित तो कर दिए सुभाष चंद्र बोस, जीत तो गए, अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। परंतु कार्यकारिणी से गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब जब त्याग पत्र दे दिया तो उनकी जगह हो गई खाली अध्यक्ष वाली। तो अध्यक्षता वही बताया जा रहा, पूछा जा रहा है इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। मतभेद होने के कारण त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर यही पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टू द पॉइंट नोट जिसने कवर किया उसने बिल्कुल 1 नंबर में 1 नंबर ले आया। अगला करो या मरो का नारा, टू द पॉइंट नोट, या आपने प्रीवियस ईयर किए होंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है,
महात्मा गांधी जी। अगर पूछा होता करो या मरो का नारा की रचना किसने की थी, तो यूसुफ मेहर अली। ये भी हमने टू द पॉइंट नोट में कवर किया था। अगला प्रश्न देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, गांधी जी ने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, लेकिन इस स्लोगन की जो थी उसकी रचना किसने की थी, करो या मरो, तो ये थे यूसुफ मेहर अली। ठीक है। फिर प्रश्न पूछा गया था एक और, ठीक है, यह सीरीज ए है। ठीक है। तो इसमें जो 8वां प्रश्न रहा दोस्तों, वह रहा मिलाने को आया था। बहुत आसान प्रश्न था। अगर टू द पॉइंट नोट आपने कवर किया होगा तो पेज नंबर 28 पे आपको मिल जाएगा यह डाटा पूरा। ठीक है। हमने दिया है कि किस पेज पर जो है आया हुआ है, कंटेंट आपको मिलेगा। तो आप चाहें तो वहाँ PDF जो है टेलीग्राम पर पड़ी हुई है। अगर आप नए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया था, क्या वो आपके काम का था या ऐसे ही। तो मैंने शुरू से ही बोला था दोस्तों कि जैसे ही 25 तारीख को नोटिफिकेशन आया था जून में, और 26 तारीख से हमने अपना सिलेबस जो है स्टार्ट कर दिया था कवर करना, कि हम कवर करवा देंगे घटना चक्र, GK GS हमने प्रॉमिस किया था। लगभग जो है हमने पूरा लास्ट तक कवर करवा दिया था। जिन लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया टू द पॉइंट नोट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनके बिल्कुल जो है वो अच्छे जो है परफॉर्मेंस रही होगी GK GS में, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में, तत्वबोधनी सभा तेजवन प्रार्थना समाज, आर्य समाज पूछा था तो आर्य समाज देख सकते हैं 1875 है। रामकृष्ण मिशन पूछा तो 1897, सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले। ठीक है। तो आप मिला देंगे, सत्यशोधक ज्योतिबा फुले, आर्य समाज स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद हो गए, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, और ब्रह्मानंद जो है वो ब्रह्म समाज की जो है वो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह आप मिला ले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कॉमन तो इसमें जो है 1 और 4 ही है। अगर D का 1 का मतलब गलत हो गया, D का 4 जा रहा है सही। तो इसमें अगर आपने 1 भी पकड़ लिया होगा तो ऑप्शन यहाँ पर भी आप सही लगा देंगे। ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते थे। तो A का 3, तो A का 3 ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, B का 1 रामकृष्ण मिशन स्वामी, तो ये भी आपका सही हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर B जो है ऑप्शन सही होगा। इस तरह आप जैसे चाहे एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है। तो ये देखिए हमने बताया है कि कहाँ से जो है कंटेंट पूछे गए हैं, और बिल्कुल घटना चक्र से बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 7वां पूछा गया था आपका, वो ये पूछा गया था कि किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। ठीक है। तो 2 होम रूल रही बेसिकली 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में अप्रैल में तो तिलक ने, और वहीं पर जो है सितंबर में एनी बेसेंट ने जो है वो अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट जो है वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का जो पत्रिका के माध्यम से अपने होम रूल की प्रचार प्रसार में लगी थी। वहीं पर जो तिलक थे वो मराठा और केसरी के नाम से जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने अपने लीग की। यहीं पर दोस्तों यही पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है। तो पेज नंबर 38 टू द पॉइंट नोट अगर देखेंगे तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंटेंट जो हमने प्रोवाइड किया था उससे बाहर कुछ नहीं है। जिन्होंने अच्छे से रिवाइज किया होगा वो GK GS में अच्छे हलवा नंबर लेके आए होंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सही, तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था कि ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी, टू द पॉइंट नोट में भी कवर किया होगा, इसके साथ प्रीवियस ईयर कवर किया होगा तो उसमें भी प्रश्न आपको मिला होगा। तो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता भी है। दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत की वयोवृद्ध नेता के तौर पर। ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया है। तो मेरा कहने का मतलब आप देख सकते हैं बाहर कुछ नहीं है, कंटेंट जो हमने प्रोवाइड किया सब इसी में आपको नज़र आ रहा है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आप देखा कि 5 के 5 प्रश्न आपने देखा कि जो है बिल्कुल घटना चक्र छाप दिया इन्होंने, आप कह सकते हैं। ठीक है। चलिए नोट से बाहर कुछ प्रश्न नहीं है आपका। अब यहाँ पर कलिंग युद्ध भी आपने पढ़ा है, मीडिएवल हिस्ट्री में देखा होगा आपने। शक सम्मत की शुरुआत कब हुई, 78 AD में, ये भी सही है। अगर आपने प्रश्न प्रीवियस ईयर किए होंगे तो औरंगजेब का कार्यकाल अगर आपको मालूम हो गया होगा कि इनकी मृत्यु जो हुई थी 1707 ईस्वी में,
तो यहाँ पर 17 से 9 दिया है, तो आप इसको एलिमिनेट कर लिए होंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी कलिंग युद्ध का जो आप देखे होंगे, कलिंग युद्ध जिसमें कि अशोक होगा, 13वें शिलालेख, ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट नोट में हमने कवर किया है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ईजी प्रश्न रहे हैं, पहले ही शिफ्ट कर रहा तो काफ़ी, लेकिन आप अगर पढ़े हैं टू द पॉइंट नोट, घटना चक्र कवर किए होंगे तो 10 में से तो 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आए होंगे आप। जैसे कि चरक संहिता ही पूछा गया था, ये हमने पिक भी शेयर की थी इसमें, तो इसका जो है आयुर्वेद से संबंध रहा है, तो यहाँ पर चिकित्सा ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न आया था बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हमने मध्यकालीन वाला कराया था उसमें भी आपने देखा होगा, मध्यकालीन के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की PDF जो शेयर की थी उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें घटना चक्र से पूछी गई हैं, तो कुछ जो है वो बाहर नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जनरल को पूछा गया है तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होंगे। वहीं पे अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाता तो लॉर्ड क्लाइव होते, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होता, लेकिन गवर्नर जनरल पूछा गया इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा गया था संत कौन से जो संत हैं वो शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, अगर टू द पॉइंट नोट दिया है पेज नंबर 24 पर, अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत भी आप अगर गेस किए होंगे कि जो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था लगभग जो 1674 ईस्वी में, इसके पहले इनका जन्म, तो 1674 आसपास जो है, इसके पहले आप देखेंगे 1608 और 49 के मध्य जो है वो तुकाराम जी का काल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो है इनकी समकालीन रहे, बाकी शिवाजी की जो रहे वो राम समरदास जो है वो इनकी गुरु थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समकालीन पूछा गया तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आप कर लिए होंगे आसान से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कार्यकाल की भी पूछा गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश होते हैं गुलाम की गुलाम वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगर आते हैं तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके बाद अकबर हैं। तो इस तरह अगर आप मिलाएंगे दोस्तों, देखिए ये मीडिएवल में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर टू द पॉइंट नोट यहाँ पर मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो आपने देखा कि लगभग जो है 10 के 10 प्रश्न आपने देखे कि हमने जो लगभग जो है सारे प्रूफ दे दिए हैं आपको कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेज नंबर पे आप जाएं, टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, जो मोटी सी बुक है 411 MB की बुक है उसमें के नोट हैं, पेज नंबर 28 पे देखेंगे, पेज नंबर 38 पे देखेंगे, तो ये सारे नोट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो नंबर 1 आप अगर 4 पकड़ लेंगे इल्तुतमिश को, तो 4 किस में है, एक तो ए में है और बी में है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि 4 के बाद क्या है क्या नहीं, आप देखिए 4 के बाद है अलाउद्दीन, इल्तुतमिश के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शेरशाह सूरी, फिर अकबर हैं। तो 4 के बाद 3 किस में है, 4 के बाद जो 3 है, 4 के बाद यहाँ पर 1 आ जाता है, तो आप इसको हटा ही देंगे, इसको बिल्कुल सही लेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो आपने अगर 2 भी पकड़ लिया अच्छे से तो आपने बिल्कुल सही कर लिया होगा, ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन, फिर शेरशाह, उसके बाद अकबर। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये रहा कि अगर आपने घटना चक्र टू द पॉइंट नोट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके गए होंगे तो 100% श्योर है कि अच्छे खासी जो है परफॉर्मेंस रही होगी आपकी GK GS में। मान लो थोड़ा बहुत गलतियां भी हो गई होंगी तो मान के चलिए कि 35 से 40 के बीच में स्कोर आपका अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न रहे। चलते हैं दूसरे शिफ्ट की ओर जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन से पूछे गए थे, थोड़ा आइए देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया था, पहला प्रश्न है दोस्तों सेकंड शिफ्ट का सीरीज A का। ठीक है, टॉमस रो दे रखे थे फायवान और ह्वेनसांग। यहाँ पर कार्यकाल पूछा जा रहा है, समय के अनुसार यहाँ पर मिलाना है कि कब वो भारत में एंट्री किए थे। टॉमस रो की अगर बात की जाए तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए रहे हैं। फायवान वहीं पर जो है एक चीनी यात्री रहे और 399 में आए थे, जबकि ह्वेनसांग जो थे वह 629 ईस्वी में आए रहे। तो यहाँ पर फायवान जो है वो नंबर 1 होंगे, तो यानी 2 पहले आएगा। ठीक है,
और 2 इसमें है और इसमें है, आप इसको ले लीजिए। उसके बाद फाहिवान हो गए। फाहिवान के बाद जो आते हैं वो हैं 629 यानी वैनसांग, ठीक है। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके गए होंगे तो आप बिल्कुल इसको सही किए होंगे कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे दोस्तों तो इसमें जो आपने देखा घटना चक्र की यही महानता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ जो टू द पॉइंट नोट होते हैं इनके वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो हुआ था नदिया जिला पर। और इस युद्ध में जो नवाब सिराजुद्दौला रहे वह पराजित हुए और अंग्रेज़ों की इसमें जो है विजय हुई थी, जिसमें कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था अंग्रेज़ों ने। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से सेनापति जो थे वह रॉबर्ट क्लाइव रहे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पर गवर्नर रहे ये रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल के जो क्वेश्चन प्रीवियस आपने पहले शिफ्ट में देखा उसमें यही पूछा था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन रहे, तो आपका आंसर हो जाता लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो हमने कराए हैं दोस्तों, अगर सीरियसली लोगों ने किया है तो उनके बिल्कुल सही हुए होंगे। अगला प्रश्न तीसरा है कि कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक रहा। हड़प नीति तीसरा प्रश्न है सेकंड शिफ्ट का सीरीज ए का। हड़प नीति अगर आपने टू द पॉइंट नोट कवर किया है तो इसमें भी हमने कवर करवाया है। पेज नंबर 30 में जाके देखेंगे तो मिलेगा आपको नोट कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 जनवरी 1856 को उसका राज्य जो है में विलय कर लिया था। राज्य जो डलहौजी रहे, इनकी जो व्यक्तिगत सिद्धांत या आप कह सकते हैं हड़प नीति विलय नीति सब एक ही है, ठीक है। यही पूछा जाता है बार बार घुमा के। तो 1848 में सतारा को मिलाया, जैतपुर संभलपुर को 1849 में मिला लिया इंडिया में। उसके बाद बघाट को 1850 में, उदयपुर को, इस तरह जो है इन्होंने राज्य को हड़पा था और धीरे धीरे जो है इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी, वही पूछा गया। आपने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन अगर किए होंगे दोस्तों, ठीक है, ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी विलय नीति का जो है प्रथम शिकार में से कौन सा हुआ था, सतारा, ठीक है। तो यहाँ भी आपने व्याख्या में देख लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, घटना चक्र से सब पूछा है उठा के, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किए गए थे आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके काम की थी अगर आपने सीरियसली लिया है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट अच्छा कंटेंट होना चाहिए। अगर वो कंटेंट अच्छा है तो आप 20 जगह इधर उधर भागने से अच्छा है, 20 बार किसी चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही कंटेंट को आप 20 बार पढ़ें। एक ही कंटेंट, ठीक है, 20 चीज़ें पढ़ रहे हैं आप तो उसमें आपकी एक्यूरेसी जो होगी उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन एक ही कंटेंट वो अच्छा कंटेंट है और उसी को आप 20 बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मेरा कहने का मतलब यही है। तो कंटेंट हमने दिया था, जिन लोगों ने अच्छा से रिवाइज ज़रूर किया होगा उनके प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे सॉल्व हुए होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन रहा वह थोड़ा जो है अगर पढ़ा नहीं होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाया होगा तो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक रहे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें जो दिया है वह गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो टू द पॉइंट नोट देखेंगे तो इसमें थोड़ा अलग अलग करके आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है वो मौर्यकालीन भारत की विवरण प्रणाली इंडिका से। तो ये कि इसकी पिक हमने लास्ट में शेयर की थी, उसमें भी आपको देखा होगा मेगास्थनीज आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन वहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन अगर आपने देखा होगा सारे घटना चक्र उठा छाप दिए हैं बिल्कुल थोड़ा, ठीक है। बाकी टू द पॉइंट नोट अगर कवर किए होंगे तो मीडिएबल के भी आपके सॉल्व हो गए होंगे। साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था तो भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत जो आया था
हुआ 1928 ईस्वी में 24 मार्च। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रीवियस ईयर में अभी आपने अगर कवर किया होगा तो ये चीज़ें वहीं से घुमा घुमा के इधर उधर लोग पूछ ले रहे हैं, क्योंकि लेवल जो रहा वो 10th लेवल से लेकर के आगे तक बैठने वाले इसमें बच्चे शामिल रहे हैं, तो काफ़ी जो है टफ नहीं बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया है प्रीवियस ईयर की, अगर आपने सॉल्व किए हैं दोस्तों। यह प्रश्न जो लिया गया है, ठीक है, तो यह प्रश्न आप देखेंगे जो अभ्यास प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, आप देखेंगे सूरी जो वीडियो पड़ा है उसमें जो अभ्यास प्रश्न का 16वां जो प्रश्न है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यह प्रश्न करवाया हुआ है, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है, यही सही जवाब होगा, बाकी इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बम्बई कलकत्ता कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था मिलाने को, तो ये अभी आपने देखा टू द पॉइंट कि होम रूल की अगर बात करोगे, यानी कि होम रूल यानी एनिवेशन तो तिलक रहे तो एनिवेशन को यहाँ पर कर दोगे। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ठीक है, वो अभी हमने आप बताया था, यहाँ पर जो नोट आपको दिया गया था दोस्तों, ठीक है, ये जो था संस्थापक, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ बाहर पूछी नहीं गई है। अगर सीरियसली आप लोगों ने कवर किया टू द पॉइंट नोट को, तो प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए होंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा कि होम रूल, अगर डी का 4 है तो डी का 4 2 आ रहा है। चलिए और मिलाइए आप। गदर पार्टी की अगर बात की जाए तो बी का 1 होगा। यहाँ आप देख लीजिए कैसे एलिमिनेट किया जाता है, तो बी का 1 इसी में आ रहा है, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो सही होगा। ठीक है, बाकी इंडियन नेशनल आर्मी की सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे और मित्र मेला BD सावरकर। 9वां प्रश्न पूछा गया था, बहुत आसान, कि महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था। अगर टू द पॉइंट नोट कवर किया है दोस्तों जिन लोगों ने, पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है, बुक आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। 10-15 पेज की थी, उसी को बार बार अगर रिवाइज जिसने किया है, ठीक है, वो 5 में 5 पाएगा बिल्कुल आसानी तरीके से। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर करके गए होंगे तो 10 में से 9 बिल्कुल सही करके आए होंगे। ठीक है, वही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला रहा वो टू द पॉइंट नोट में ही है, बाकी सारे आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ का मुख्यतः जो श्रेय रहा अली बंधुओं शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली को दिया जाता है। ये 2 भाई थे। आप भी इसको अगर एंशिएंट वो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे NCERT तो उसमें डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन यहाँ पर टू द पॉइंट नोट पर के ही आपका काम बिल्कुल हो जा रहा है, तो ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 40 टू द पॉइंट नोट है। यहाँ पर पूछा गया है कि जुड़ने का विरोध किसने किया था, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो विरोध रहा वह किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अपनी पदवी त्यागी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के जोड़ने के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी। तो विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए टू द पॉइंट नोट से सारे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने टू द पॉइंट नोट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करके गए होंगे तो बिल्कुल जो है वो सही करके आए होंगे कि काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था वह 9 अगस्त 1900 काकोरी जो षड्यंत्र आपका रहा है वह 9 अगस्त जो है 1925 को हुआ था। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी संस्था की स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है, टू द पॉइंट नोट पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको याद होगा सब। तो ये 1924 में जो है इसकी स्थापना हुई थी EHRA की। इसके बाद HSRA भी था जिसकी चंद्रशेखर आज़ाद ने कोटला दिल्ली में किया था 1928 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपके पूछा क्या गया था कि जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था इसमें केस में शामिल कौन सा संस्था थी, वह था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। ठीक है, तो यही पूछा गया था। अच्छा, करंट अफेयर्स के अपडेट से आप देखेंगे आने वाले एग्ज़ाम में अगर मान लो पूछा जाता है
कि काकोरी षड्यंत्र का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो काकोरी षड्यंत्र की जगह एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, नाम इसका भी बदला गया है। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि जो 10 प्रश्न हैं, 10 में आप 5 जो प्रश्न देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के डेट तो उठा के घटनाचक्र से बिल्कुल इजी प्रीवियस ईयर के ही उठा के छाप दिए हैं लोगों ने। ठीक है, उसी में इधर उधर करके। बाकी मीडिएबल में थोड़ा फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में आप फंसे होंगे, बाकी अगर टू द पॉइंट नोट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर किए होंगे तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही करके आए होंगे। तो कंटेंट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया था। जिन लोगों ने अच्छा से रिवाइज किया होगा उनके प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे। कंटेंट हमने कम प्रोवाइड किया था, आपको टाइम उस पर ज़्यादा अगर दिए होंगे तो बिल्कुल आपके सही हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब ये है तैयारी का कि कंटेंट आपकी कम हो, क्योंकि कंटेंट अगर बहुत सारा ज़्यादा हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो कंटेंट कम है, अच्छा कंटेंट है, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, उसी से सारे काम आपके हो जाने हैं। ठीक है, तो घटनाचक्र इज द बेस्ट। ये तो पहली टाइम एग्ज़ाम हुआ है। अब आने वाले एग्ज़ाम में अब देखेंगे जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, ये लोग थोड़ा अपनी बुक और अपडेट करेंगे, क्योंकि पहली बार पेपर हुआ था। तो अब देखिएगा इन लोगों का अच्छा कंटेंट होगा। ठीक है, तो कंटेंट कम रहता है, अच्छी खासी जो है ये जो है निचोड़ भी लोग निकाल के देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि जो कंटेंट रहा हमने काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया था, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम सब्जेक्ट वाइज पूरा अच्छे से आपको बता देंगे कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ताकि आपको पता चले कि कंटेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो आपके काम का रहा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।